जरा सोचिए, एक अकेली ट्रेडिंग कंपनी और वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन यही वो सच है जहां से आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा में हम औपनिवेशिक शासन से लेकर एक आज़ाद देश के बनने तक के इस कमाल के सफ़र को समझेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने स्टडी नोट्स बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक अकेली सी व्यापार करने वाली कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप को जीत कैसे लिया? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारी कहानी किसी राजा या साम्राज्य से नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेशन से शुरू होती है। एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, एक तरफ तो मैदान में जंग जीती जा रही थी और दूसरी तरफ चल रही थी चालाक सियासी चालें। इन्हीं दो चीजों के दम पर कंपनी ने धीरे धीरे लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपना जाल फैलाया। मतलब सोचिए, लगभग 100 साल के अंदर जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक रूलिंग पावर बन गई जिसका कंट्रोल पूरे भारत पर फैलता जा रहा था। और ये सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, ये तो कमाल की चाल थी। इसमें होता ये था कि अंग्रेज भारतीय राजाओं को मजबूर करते थे कि वो अपनी ही जमीन पर तैनात ब्रिटिश सेना का खर्च उठाएं। मतलब एक तरह से भारतीय राजे अपने ही कब्जे के लिए पैसा दे रहे थे। अब दशकों तक जब ऐसा चलता रहा, तो इसका नतीजा एक बहुत बड़े और हिंसक विद्रोह की शक्ल में सामने आया। और ये जो गुस्सा था ना, वो समाज के हर तबके में था। राजा नवाब परेशान थे, किसान परेशान थे, आम आदमी परेशान था। लेकिन इस सुलगती हुई आग को चिंगारी दी सिपाहियों ने, कंपनी की अपनी ही फौज के भारतीय सैनिकों ने। फिर सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। बस इसी एक कदम ने एक फौजी बगावत को रातों रात आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक बना दिया। ये बात उस समय के एक पर्यवेक्षक ने कही थी, और ये बिल्कुल सही भी है। भले ही इस विद्रोह को आखिरकार दबा दिया गया, लेकिन ये एक जबरदस्त जन विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। 1857 के विद्रोह ने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। अब अगला दौर जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में लड़ा जाना था। अब ये संघर्ष विचारों की लड़ाई बन चुका था। 19वीं सदी में राजा राममोहन रॉय जैसे महान विचारकों ने समाज को अंदर से बदलने की बात की। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को चुनौती दी। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी के लायक बनने के लिए पहले खुद को मॉडर्न बनाना होगा। और फिर साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि अब तक जो लड़ाई अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे विद्रोहों की शक्ल में हो रही थी, वो अब एक ऑर्गेनाइज्ड पूरे भारत के लेवल पर होने वाले पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गई। एक ऐसा आंदोलन जो सभी हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा हक की मांग कर रहा था। और फिर एक ऐसे इंसान की भारत वापसी हुई जिसने आज़ादी की इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। गांधी जी का फलसफा एक गेम चेंजर था। उनका सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति का विचार एक नया हथियार था। बिना हिंसा के विरोध करना, यह अपनी इज्जत और आज़ादी के लिए लड़ने का ऐसा तरीका था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानियों को इस लड़ाई से जुड़ने की ताकत मिली। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने पूरे देश के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया और ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। हाँ, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं, उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ हथियार उठाकर ही जीती जा सकती है, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की ताकत बहुत कम हो गई थी और इधर भारत का आज़ादी का इरादा बहुत मजबूत था। तो आज़ादी अब दूर नहीं थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। ये दो तारीखें एक देश के जन्म की कहानी कहती हैं। 15 अगस्त 1947, आज़ादी का वो पल जिसमें बंटवारे का जख्म भी था। और फिर 26 जनवरी 1950, जब भारत ने अपने संविधान के जरिए खुद को एक आज़ाद गणराज्य घोषित किया और अपने भविष्य का रास्ता खुद तय किया। नेहरू जी के ये मशहूर शब्द, नियति से साक्षात्कार,
उस एक पल के ऐतिहासिक और जज्बाती वजन को बयान करते हैं। ये वो पल था जब सदियों से दबे एक देश को आखिरकार अपनी आवाज वापस मिली थी। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बंटवारे की उस राख पर एक नया देश खड़ा करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है कि असल में एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगता है।